हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिंदी अंतरा भाग 1। चैप्टर का नाम है जाग तुझको दूर जाना। तो आज की हम इस वीडियो में पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको कहीं से भी कुछ और स्टडी मटेरियल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर भी खुद ही कर सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, चैप्टर का नाम है जाग तुझको दूर जाना और लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, क्योंकि जिन्होंने लिखा है उनके बारे में जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म हुआ था उनका 1907 में फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में। एंड इनकी शिक्षा हुई थी इंदौर। प्राथमिक शिक्षा इनकी इंदौर में ही हुई थी। इन्होंने संस्कृत में एमए किया था और कार्यक्षेत्र प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल रही हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं। साहित्यिक योगदान देखा जाए तो हिंदी छायावादी युग की प्रमुख कवित्री हैं और रचनाएं इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, यामा ये वाली करी हैं। और गद्य रचना के बारे में देखें तो एक के साथ ही अतीत के चलचित्र इन्होंने किया है। सम्मान इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनका निधन 1987 में हुआ है। और अगर उनकी विशेषता के बारे में पता करें तो विशेषता उनकी रचनाएं प्रकृति से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है और समाज सुधार की प्रेरणा देती हैं। तो ये हमने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ लिया। अब हम चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना अगर हम देखें कविता में एक लाइन में देखें कि किस बारे में कविता है, तो वो इस बारे में है कि महादेवी वर्मा की यह कविता प्रेरणादायक और चेतना जागृत करने वाली है। इसमें कवित्री व्यक्ति को अपने भीतर की क्षमता को पहचानने और आलस्य छोड़कर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने की प्रेरणा देती है। और ये तो कविता के बारे में हो गया। और हम कविता की बेसिकली दो लाइन सही हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो दो लाइन को मैंने एक पॉइंट में लिखा है और फिर आई थिंक 10 और 11 पॉइंट्स हुए हैं, नंबरिंग की है मैंने। उसका हम अर्थ पढ़ेंगे। ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि दो लाइन करूँगी तो अच्छे से आपको हर एक लाइन का मतलब समझ आएगा। तो मैंने पहली और दूसरी लाइन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है एक्चुअली, ये कविता में ही है, सो मैंने यहाँ पर लिखा है और इसका अर्थ नीचे लिखा है, ओके, ताकि समझ में अच्छे से आए। सो पहली लाइन है, फिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। इसका अर्थ है, कवित्री कहती है कि तुम्हारी आंखें जो सजग मतलब कि जो जगी हुई सी आंखें होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, वो उनिंदी और आलस्य और निष्क्रियता में डूबी हुई है। देखो, आँखों से इंसान के बारे में पता लग सकता है कि उसको नींद आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा खुशी है या वो कष्ट में है, दुख में है। इसलिए कवित्री कहती है कि तुम्हारी आंखें जो बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, वो आंखें आलस से भरी हुई है। वो क्यों डूबी हुई है, ऐसा क्यों है? आज के समय में तुम्हारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो तुम्हें करने चाहिए और तुम्हें एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इसलिए तुम आलस्य को छोड़कर अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ो और कर्मशील बनो। कर्मशील का मतलब है कर्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो फिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना का अर्थ हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड वाली लाइन पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन है, असफल तिमिरों के हृदय में आज चाहे कंस होले, या प्रलय के ओशुओं में मन अतलस्थ व्योम होले। तो इस जो लाइन्स हैं, इसका अर्थ है कि असफल तिमिरों के हृदय में आज चाहे कंस होले। कवित्री कहती हैं कि चाहे असफलता के अंधकार में तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष को कंस से जैसे कि कंस को देखते ही, कंस के नाम सुनते ही आपके मन में
छल कपट तो नहीं, क्रोध और द्वेष आता है। छल कपट तो अलग हो जाता है, द्वेष आता है, क्रोध होता है। छलिया तो हमारे कृष्ण भगवान भी थे जिन्होंने कंस को मारा, कंस के भांजे। तो इनके जो कंस है वो क्रोध और द्वेष से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि कवित्री कहती हैं कि सफलता के अंधकार में तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष पैदा हो जाए, या फिर प्रलय का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आप कठिन परिस्थितियों में हो, संकट के कारण तुम्हारा मन गहरे विषाद और निराशा में डूब जाए। इन सब के बावजूद भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हें इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं ना कि इतनी परेशानी हो गई है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, जो हमने सोचा है वो कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब उनके विश्वास खो देते हैं, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता। तो इन्हीं परिस्थितियों में कवित्री कहती है कि अपने लक्ष्य को मत भूलो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। तो अब सेकंड वाली लाइन कंप्लीट कर लिया, थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड लाइन है, आज भी आलोक का डेरा तिमिर का खोल छाना, जाग कर विद्युत शिखाओं में निहित तूफान बोला। इसका अर्थ है, कवित्री कहती हैं कि आज भी प्रकाश, जो कि आलोक लिखा है ना, आज भी आलोक का डेरा, कि आज भी प्रकाश की एक छोटी सी किरण अंधकार, जो कि तिमिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तिमिर के खोल को छेद सकती है। कहते हैं कि कहीं पे भी बहुत अंधेरा हो, एक पूरा रूम जो है अंधेरा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसमें एक छोटी सी चिंगारी जैसी चिंगारी भी आपको नज़र आती है, ठीक है, तो वो अंधकार को हटा सकती है, अंधकार को छेद सकती है। एक छोटा सा दीप जला दे तो पूरा घर जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो अंधकार से लड़ने के लिए एक दीप ही काफ़ी होता है। तो इसलिए कवित्री कहती है कि आज भी प्रकाश की एक छोटी सी किरण अंधकार के खोल को छेद सकती है। अगर तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा और शक्ति को जागृत करोगे तो तुम्हारे भीतर एक तूफान प्रकट होगा जो हर बाधा को पार कर सकेगा। यह पंक्ति जागरूकता और आत्मबल को उभारने का संदेश देती है। विद्युत का मतलब होता है जो करंट सा कहते हैं ना, करंट सा दौड़ता है पूरे शरीर में, जो बहुत एक्टिव होता है, फुर्तीला होता है, ठीक है, उसको विद्युत बोला गया है। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है और इस लाइन का मीनिंग भी मैंने सिंपल दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। अगर मैं एक बार मुश्किल शब्दों को लिखकर यहाँ पर आपको समझा भी दूँ फिर आप लिख नहीं पाएंगे। सो हिंदी लिखने में कठिनाई होती है और मुझे भी होती है और हाथ भी दर्द करता है। सो मैंने बहुत ईजी रखा है ताकि आप लोग खुद से इसका आंसर बनाकर लिख सकें, ठीक है। एक बार मैं और समझा देती हूँ। आज भी आलोक का डेरा तिमिर का खोल छाना, जाग कर विद्युत शिखाओं में निहित तूफान बोला। यहाँ पे कवित्री कहती है कि आज भी प्रकाश की एक छोटी सी किरण जो है वो अंधकार के खोल को छेद सकती है, और अगर तुम अपने भीतर ऊर्जा और शक्ति को जागृत करोगे तो तुम्हारे भीतर भी एक तूफान सा प्रकट होगा जो किसी भी समस्या, किसी भी बाधा को पार कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन में कवित्री ने जागरूकता और आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस को उभारने का संदेश देती हैं, ठीक है। तो थर्ड लाइन कंप्लीट हो गया हमारा। ये होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोर्थ जो है वो है, बांस लेंगे क्या तुझे यह मृग के वंशन वजीले, पंख की बाधा बनी तितलियों के पर रंगीले। इस लाइन में कवित्री एक्चुअली सवाल करती है कि क्या तुम केवल बांसुरी की मधुर ध्वनि, मतलब बांसुरी की जो मीठी सी आवाज़ होती है सबको अच्छी लगती है, उसमें उलझ कर रह जाओगे, या फिर तितलियों के सुंदर रंगीन पंखों को देखकर रास्ते में रुक जाओगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा कवित्री क्वेश्चन करती है। यह पंक्ति यह बताती है कि जीवन में केवल सौंदर्य और सुखद चीज़ों के आकर्षण में फंसकर अपने कर्तव्यों और लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें मोह माया को छोड़कर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना होगा।
तो आई होप इस लाइन में कुछ भी नहीं था समझने के लिए, बहुत ही ईजी था कि बाँस लेगे क्या तुझे यह मृण्य के वंशन वजीले, मतलब कि क्या तुम्हें ये जो बांसुरी की मधुर ध्वनि है, ठीक है, क्या ये तुम्हें अपने, क्या तुम इसमें उलझ कर रह सकते हो, या फिर पंख की बाधा बनी तितलियों के पर रंगीले, या फिर तुम तितली के सुंदर रंगीन पंखों को देखकर रास्ते में रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो यह पंक्ति यह बताती है कि अगर तुम जीवन है तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, केवल सौंदर्य और सुखद चीज़ों के आकर्षण में फंसकर अपने कर्तव्यों को और लक्ष्यों को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें मोह माया को छोड़कर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना होगा। तो ये हमारा 4th लाइन था। तो अब हम 5th की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। 5th है, विश्व का क्रंदन भुला रोई मधुप की मधुर गुनगुन, क्या दुखों से तुझे यह फूल के दल और गोती। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक से नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरा गला ठीक सा अभी ठीक नहीं लग रहा है, और जैसे मैं भी सोकर उठी हूँ, सो आवाज़ भी थोड़ी ऐसी आ रही होगी। बट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इतना। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसका अर्थ देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विश्व का क्रंदन भुला रोई मधुप की मधुर गुनगुन, क्या दुखों से तुझे यह फूल के दल और गोती। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि क्या तुम दुनिया के दुखों और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ मधुमक्खी की मधुर गुनगुनाहट और फूलों की कोमल पंखुड़ियों में ही उलझे रहोगे। यहाँ पे फिर से कवित्री क्वेश्चन करती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। सो यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम दुनिया के दुखों और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर विश्व का क्रंदन भुला, क्रंदन मतलब कि होता है कि क्रंदन मतलब होता है दुख, और अपनी कहते हैं कि क्या तुम दुनिया के दुखों को भूल जाओगे और क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल जाओगे। रोई मधुप की मधुर गुनगुन, सिर्फ मधुमक्खी की मधुर गुनगुनाहट और फूलों के कोमल पंखुड़ियों, मतलब कि उसका जो सौंदर्य और आनंद है, क्या उसी में उलझे रहोगे। यह पंक्ति प्रेरित करती है कि मनुष्य को केवल सुख और आनंद की तलाश में जीवन के कर्तव्यों और संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, उसे अपने लक्ष्य के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो ये हमारा 5th का अर्थ है। अब हम 6th की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6th है, तू ना अपनी छाह को अपने लिए सुकून बना, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कूल बना, जाग तुझको दूर जाना। ओके, तो इसका अर्थ है, कवित्री कहती है कि तुम अपनी ही छाया, अपनी छाया का मतलब होता है अपना आराम, अपना ऐशो आराम देखकर, अपनी सुरक्षा देखकर, ठीक है, अपनी मंजिल, उसी को अपनी मंजिल मत मान लो, ठीक है। जीवन में तुम्हें बहुत बड़े बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है, तो अगर तुम इस आराम और सुरक्षा में बंद कर रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसके लिए आराम और सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलना होगा, सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि संघर्ष और प्रयास के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये तो सभी को पता है, जग जाहिर है कि बिना कुछ किए आपको मिल नहीं सकता, और प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल कठिन प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको अपना जो लक्ष्य है, ऑब्वियसली आपका जो लक्ष्य होगा वो ऐसा बिल्कुल आसान वाला तो होगा ही नहीं, आपने बहुत कठिन वाला लक्ष्य चुना होगा। तो अगर आपने कठिन लक्ष्य चुना है तो उसके लिए कठिन प्रयास भी करना होगा, इसलिए जागो और अपने दूर के उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये है इसका अर्थ, तो अपनी छाह को अपने लिए कूल बनाना, बनाना नहीं है, बनाना है, जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। तो ये आपका 6 का अर्थ था। तो अब हम 7th की तरफ, 7वां की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे 6th 5th में कर रही हूँ, बट इट्स ओके, समझ में आना चाहिए, और बोलने में भी थोड़ा इजी होता है ना। जो 6th 7th 5th वैसे हम बोल सकते हैं 7वां। चलिए 7वां है आपका, वज्र का उर एक छोटे अंधकूप में भी गलाया, दे किसे जीवन सुधा को छोट मर्त्य मंग ले आया। तो ये लाइन है, थोड़ा सा मुश्किल लाइन है, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा,
कर लेंगे आप लोग। तो इसका अर्थ है, कवित्री कहती है कि कठोर वज्र जो कि अडिग होता है और मजबूत हृदय को भी एक छोटे से अंधेरे कुएं, मतलब कि अंधेरे कुएं का मतलब होता है, अंधकूप का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में पिघलाया जा सकता है। वज्र का एक छोटे अंधकूप में भी गलाया। कवित्री कहती है कि कठोर वज्र ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा अडिग होता है, या फिर आप कहते हैं ना स्टोन हार्ट वाला इंसान। तो ऐसा मजबूत हृदय को भी एक छोटे से अंधेर कुएं, मतलब कठिन परिस्थितियों अगर उसके सामने आ जाए तो वो भी पिघल सकता है। तो जीवन में अमृत दे किसे जीवन सुधा, तो छूट मर्त्य मंग ले आया। तो जीवन में अमृत मतलब कि जीवन का सार या फिर सफलता पाने के लिए तुम संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए मृत्यु और नाश के भय से ऊपर उठ सकते हो। यह पंक्ति यह संदेश देती है कि यदि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस रखोगे तो सभी कठिन हालत में भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ये 7वां का अर्थ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी मैंने इसका मीनिंग लिखा है, सो समझने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी तो श्योरिटी है। आप लोग श्योरिटी देंगे अब तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अब से 8th की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8th है, विश्व का अभिशाप क्या स्वर नाद बनकर पास आया, अमरता सुधा चाहत क्यों मृत्यु को उर में बसाया। इसका अर्थ है, कवित्री कहती हैं कि क्या दुनिया का अभिशाप मतलब दुख और पीड़ा, कर्ज तुम्हारे जीवन में सुखद संगीत का स्वरनाद होता है, मतलब स्वरनाद यहाँ पे दे रखा है, स्वरनाद का मतलब सुखद संगीत बनकर आ गया है। कवित्री कहती है कि क्या तुम्हारे जो विश्व में का अभिशाप है, विश्व का अभिशाप मतलब कि विश्व में जो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, सभी लोग परेशान हैं, क्या इससे तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुखद संगीत है, स्वरनाद बनकर आया है क्या? ऐसा क्वेश्चन करती है कवित्री। अमरता सुधा चाहत क्यों मृत्यु को उर में बसाया। फिर कह रही है कि तुम अमरता मतलब सफलता, शाश्वत जीवन की कामना करते हो, लेकिन अपने हृदय में मृत्यु और निराशा और असफलता का भाव को बसाए हुए हो, है ना। मरना पसंद नहीं होता, ना ही निराश होना पसंद होता है, ना ही असफलता पसंद होता है। तो इस बात का डर अपने हृदय में बसाए हुए हो। इस पंक्ति में तो मैंने जैसे पहले आपको बोला कि कवित्री सवाल करती है, क्वेश्चन करती है कि यदि तुम महान उद्देश्य और उपलब्धि चाहते हो तो नकारात्मक और डर का त्याग, अपनी सोच और कार्यों को ऊंचा उठाना होगा। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, कठिन होगा, मुश्किल है, इन सब से दूर जाना होगा, तभी आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो आपका 8th भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, एंड उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अब 9th की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दूष में जग सजगना आज पानी, आग हो उर में तभी दूष में सजगना आज पानी। इसका अर्थ है, कवित्री कहती है कि ठंडी सांसें भरकर, ठीक है, ठंडी सांसें भरकर, निराशा और पछतावे में डूबकर, मतलब कि ठंडी सांसें भरकर का मतलब है निराशा और पछतावे में डूबकर उस जलती हुई कहानी का मतलब जो संघर्ष और कठिनाइयों का अनुभव है उसको मत भूलो। यदि तुम्हारे हृदय में जुनून और कुछ करने की आग होगी तभी तुम जीवन के कठिन रास्तों, ठीक है, में जल ला पाओगे। ठीक है, ये जो भी ब्रैकेट में है ना वो उसका मीनिंग है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग है। ठीक है, उसके आगे भी लिखा हुआ है, सो आप रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा किसका अर्थ है। यह पंक्तियाँ यह प्रेरित करती है कि कठिनाइयों को याद रखो और उनसे प्रेरणा लेकर अपने भीतर जोश और आत्मविश्वास बनाए रखो, तभी तुम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हो। ना कि जो कठिनाइयाँ हैं
जो संघर्ष है उसको लेकर बैठे रहो और आगे मत बढ़ो, बल्कि उससे उसको लो, उसको समझो, अपनी जीवन में उतारो और ऐसा देखो कि वैसी गलती फिर से ना हो, या फिर उसको अपनी ढाल बनाओ, उससे अपनी जोश और आत्मविश्वास बनाओ। ठीक है, तो ये 9th है। ये थोड़ा सा मोटिवेशन से क्लास नहीं लग रहा, चैप्टर ही ऐसा, क्या कर सकते हैं, बट अच्छा है। आप लोग अगर को समझ में आ रहा है और थोड़ा सा भी आपके लाइफ में कुछ हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बस समझ में आना चाहिए। चलिए, अब 9th हो गया, अब 10th की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10th है, हार थी तेरी बनेगी माननी जय की पताकाएं, राह क्षणिक पथों की है अमर लक्ष्य की निशानियाँ। इसका अर्थ है, कवित्री कहती है कि तुम्हारी छोटी छोटी हार, मतलब कि जो थोड़ी धीमी धीमी असफलता है, ठीक है, ये भविष्य में तुम्हारी जीत का आधार बनेगी। अगर अभी छोटी छोटी असफलता मिल रही है आपको, ठीक है, तो भविष्य में आप वैसी, ऑब्वियसली अगर आपको एक बार कहीं पे ठोकर लग जाती है, आप गिर जाते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर से नीचे देख कर चलते हैं, ध्यान रखते हैं, आपको याद आती है। ठीक है, ऐसे ही अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपने कुछ गलतियाँ करी है तो उससे आप सीख लेकर आगे वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। तो यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपकी सफलता का या आपके सक्सेस का आधार बनेंगी और सम्मानजनक विजय की प्रतीक पताकाएं बन जाएंगी। विजय की पताकाएं, जो फ्लैग होता है विक्ट्री का, वो बनेंगी। जीवन की राहें भले ही क्षणिक क्षणिक मतलब कि मतलब क्षण भर की कठिनाई और संघर्ष से भरी हो, लेकिन ये रास्ते तुम्हें अमर लक्ष्य, और अमर लक्ष्य का मतलब है स्थायी और महान उद्देश्य तक ले जाती है। यह पंक्तियाँ संघर्ष, धैर्य और दूरदृष्टि का महत्व समझाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा ये। तो 10th वाला भी ख़त्म हो गया, अब हम 11th की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11th और लास्ट है। ठीक है, 11th है तुझे अंधार शाम पर चिरंतन कलियां विहसना, जाग तुझको दूर जाना। तो इस लाइन का अर्थ है, तुझे अंधकार और शाम, शाम का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, तुझे अंधकार और शाम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा शाम वाला भगवान कृष्ण को आप मत ले लीजिएगा। अंधकार और शाम पर चिंतन कलियां विहसना का मतलब है कि अंधकार और अंधेरे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अंधकार और कठिनाइयों के बीच खिलने वाले फूल की तरह बनना है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जागो और आगे बढ़ो। ये लास्ट चैप्टर कह रही हूँ, ये लास्ट पंक्तियाँ थी जिसका हमने अर्थ पढ़ लिया। मैं पूरे अच्छे से कह सकती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप यही बात मुझे बताएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे करने का और मुझे समझाने का और मौका मिलेगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, मैं एक्चुअली मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलती नहीं हूँ, बट आप लोग कर सकते हैं, मुझे अच्छा ही लगता है। ऑब्वियसली मुझे अच्छा ही लगेगा अगर आप लोग मुझे ऐसा करेंगे, और फिर मुझे भी आगे बढ़ने की तो हिम्मत मिलती है इसी से। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो बस आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ये कहते हैं ना सार सा समरी सा, उसे हमने क्या समझा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस कविता में हर पंक्ति जीवन को जागृत करने की और संघर्ष करने का संकेत देती है या फिर संदेश देती है। आलस्य छोड़कर अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो और अपने उद्देश्य की तरह आगे बढ़ो। ये एक मोटिवेशन क्लास हो गई है एंड मोटिवेशन कविता है, तो प्लीज़ आप लोग अपने लाइफ में और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इसको अपनी लाइफ में ढालिएगा, ताकि कुछ तो इससे हेल्प मिले, है ना। तो अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं था। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छा कर पाऊँगी और भी वीडियोज़ ला पाऊँगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।